हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप खारी। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कल बताया था कि मैग्नस कार्लसन इन्विटेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में मैग्नस कार्लसन का मुकाबला हिकारू नाकामुरा से है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये फाइनल काफ़ी एक्साइटिंग रहा। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में खेली गई 4 गेम्स में से पहली गेम मैग्नस कार्लसन ने जीती, दूसरी गेम हिकारू नाकामुरा ने, और तीसरी गेम जिसकी आज की हमारी ये वीडियो है, यहाँ ये मैग्नस कार्लसन काफ़ी भारी पड़े। फ्रेंड्स, इस पूरे फाइनल में मुझे मैग्नस कार्लसन की एंड गेम बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अपने ओपोनेंट को कोई भी मौका नहीं दिया। तो आइए फ्रेंड्स, क्या हम इस गेम से एंड गेम के बारे में कुछ समझ सकते हैं। कुछ गलतियाँ शायद नाकामुरा से भी हुई, कुछ बेहतरीन मूव मैग्नस कार्लसन ने भी यहाँ खेले। तो आइए फ्रेंड्स, सीधे इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की मैग्नस कार्लसन ने D4 के साथ नाइट F6 यहाँ नाका ने किया, C4 E6, नाइट F3, देन D5। क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन हुआ नाइट को C3 स्क्वायर पर, जब यहाँ मैग्नस कार्लसन ने प्लेस किया बिशप E7, तो बिशप F4 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया E3, तो नाइट एट B गोज टू D7, देन बिशप E2 स्क्वायर पर, D टेक्स C4, और इसके बाद यहाँ कार्लसन ने कैसल किया C5 होने के बाद D टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, पोजीशन इज एब्सोल्युटली इक्वल, बिशप टेक्स C4, देन A6, नाइट G5। और फ्रेंड्स, इस नाइट के G5 स्क्वायर पर आने से अभी फ़िलहाल कोई अटैक नहीं बनता है, लेकिन कार्लसन की प्लानिंग बड़ी अच्छी होती है। यहाँ नाका ने किया B5, बिशप पर अटैक बनाया, तो बिशप टेक्स C6। ये मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यहाँ कार्लसन ने अपने बिशप को पॉन के बदले में दे दिया। F टेक्स C6 होने के बाद नाइट टेक्स C6 जब हुआ तो क्वीन रुक पर फॉक लगी। अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन करें तो क्लियरली यहाँ कार्लसन अपने उस बिशप और इस नाइट के देने के बाद यहाँ रुक और उन्हें 2 पॉन्स मिलेंगे। तो क्वीन E7 स्क्वायर पर गई, देन नाइट टेक्स F8, क्वीन टेक्स F8, नाइट E4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ये नाइट E4 मूव आखिर किन कैलकुलेशंस के हिसाब से किया है। मैं अक्सर कहता हूँ टैक्टिक्स लगाते हुए आप ध्यान रखें कि ओपोनेंट का कौन सा पीस अनडिफेंडेड है। यहाँ ये रुक अनडिफेंडेड है, और मेरे ख्याल से रुक पर क्लिक करने के बाद आप ज़रूर समझ गए होंगे कि आखिर मूव क्या होने वाला है। अगर मान लो ब्लैक यहाँ करे नाइट टेक्स C4, तो उसके बाद क्वीन D5 चेक, और चेक के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा अटैक है। तो क्वीन F7 मान लो, जो भी यहाँ ब्लैक करे या अपने किंग को मूव कर ले, तो क्वीन टेक्स A8 पहले होगा, नाइट पर भी अटैक होगा, बिशप पर भी अटैक होगा। अटैक बहुत ज़्यादा हो चुका होगा यहाँ से। पर चलिए आइए फ्रेंड्स, गेम को ये देखते हैं। गेम में क्या हुआ था। यहाँ ब्लैक ने पहले किया था बिशप B7, तो नाइट टेक्स C5, क्वीन टेक्स C5, देन रुक C1, क्वीन पर ही अटैक बना तो क्वीन के D5 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ नाकामुरा ने डायरेक्ट अटैक लगाया है, फोर्सफुली ऑफर दिया है कि क्वीन एक्सचेंज कर ली जाए वाइट के द्वारा। और अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाती है, क्वीन टेक्स D5 होता है, तो उसके बाद बिशप टेक्स D5, B3, ताकि यहाँ ये 2 पॉन प्रोटेक्टेड रह सके, देन A5। वाइट को माइनर पोजिशनल एडवांटेज ही नज़र आता है मुझे यहाँ इस गेम में। खैर, अभी यहाँ कार्लसन ने क्वीन एक्सचेंज नहीं की, उन्होंने यहाँ किया F3, तो क्वीन टेक्स A2। कॉर्नर का पॉन कार्लसन के हाथ से जा चुका है, लेकिन अभी गेम की शुरुआती स्टेज है, कॉर्नर का पॉन है, मैनेज हो सकता है। E4 यहाँ पहले वाइट ने किया, और आखिर ये E4 मूव क्यों चला गया है, ताकि ये क्वीन वापस इस D5 स्क्वायर पर ना आ पाए, या ये बिशप D5 स्क्वायर पर ना आ पाए। मान लो अगर यहाँ ब्लैक करे क्वीन टेक्स B2, एक और पॉन लेने की कोशिश करे, तो वाइट यहाँ पहले करेगा रुक C7, और इस रुक के C7 स्क्वायर पर आने के बाद अब ब्लैक किसको बचाएगा। तो ब्लैक की जो लीडिंग पोजीशन थी मटेरियल वाइज, वो यहाँ उनके हाथों से निकल जाएगी। नाइट F8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, तो रुक F2 स्क्वायर पर, और इस B2 पॉन पर डिफेंस किया, देन रुक C8 ऑफरिंग रुक एक्सचेंज, जिसे यहाँ कार्लसन ने एक्सेप्ट किया। रुक टेक्स C8, बिशप टेक्स C8, देन क्वीन D8 स्क्वायर पर बिशप पर अटैक बना, तो क्वीन E6 से यहाँ इसका डिफेंस नाकामुरा ने किया अपने बिशप का, बिशप D6, और फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट। और अब कार्लसन फोर्सफुली यहाँ आप कह सकते हैं कि मटेरियल एक्शंस या क्वीन एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, तो क्वीन E8 यहाँ नाकामुरा को करना ही पड़ा। क्वीन टेक्स E8, नाइट टेक्स E8, और बहुत ऑकवर्ड पोजीशन है। आप यहाँ ब्लैक के पीसेस को देखिए, 3 पीसेस, 3 मटेरियल हैं उनके पास, तीनों के तीनों 8th रैंक में। खैर, फिलहाल तो वाइट के बिशप पर अटैक है, तो ये बिशप गया B4 स्क्वायर पर, देन नाइट E6, तो रुक D2 स्क्वायर पर, और इस रुक के D2 स्क्वायर पर आने से
अभी तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं बनता है। किंग F7 देन किंग F2, नाइट F6, किंग E3, G5 तो रुक गया D6 स्क्वायर पर, नाइट D7 देन G3, नाइट E5, B3। और फ्रेंड्स जो ये एंड गेम अभी स्टार्ट हुई है, आप इस एंड गेम को बहुत गौर से देखिएगा। यहाँ कार्लसन के बहुत ही ब्रिलियंट मूव है। यहाँ पहले नाकामुरा ने किया H5, तो अब मेरे ख्याल से कार्लसन को शायद, इवन मैं कहता हूँ कि अगर मैं कार्लसन की जगह होता तो यहाँ H3 करता, लेकिन कार्लसन अलग अंदाज से गेम को खेलते हैं। उन्होंने यहाँ किया H4, एग्रेसिव मूव रहते हैं, G टेक्स H4, G टेक्स H4 और नाइट G6 करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इस मूव को डेंजरस क्यों कह रहा था। अब वाइट को इस पॉन H4 पॉन का डिफेंस अपने बिशप से ही करना होगा। बिशप वो भी E1 स्क्वायर पर जाकर ही हो सकता है, और ये आप इसे गुड बिशप की फॉर्म तो नहीं कह सकते। देन A5 मूव फ्रेंड्स ब्लैक के लिए बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसे पहले तो ब्लैक यहाँ बिशप टेक्स A5 डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ ऐसा होता है तो नाइट टेक्स H4 हो सकता है, और फिर उसके बाद रुक D2, और फिर उसके बाद यहाँ कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वाइट का रुख थोड़ी देर के लिए अंगेज हो सकता है। लेकिन कार्लसन इस तरह के मूव चलते ही नहीं है। उन्होंने यहाँ किया रुक D5 और रुक की पोजीशन का पूरा फ़ायदा उठाया। यहाँ ये दो में से एक पॉन तो ज़रूर जाएगा ही जाएगा। A4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और अब वाइट चाहे कुछ भी करे, रुक टेक्स B5 या रुक टेक्स H5, दोनों ही सूरतों में से बेनिफिट है। यहाँ कार्लसन ने पहले ऑप्ट किया इस H5 पॉन को लेने का, रुक टेक्स H5। द नाइट एट E गोज़ टू F4, रुक पर अटैक बना है, और मेरे ख्याल से तो वाइट को रुक टेक्स B5 कर लेना चाहिए था, और क्लियरली यहाँ उन्हें एडवांटेज होता। और अगर यहाँ से भी ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट G2 चेक होता, किंग F2 स्क्वायर पर नाइट टेक्स E1, और जब तक ये मेटिलेशन होता। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक भी यहाँ इस पॉन को ले सकता था, लेकिन नतीजा क्या होने वाला था अब देख कर यहाँ समझ में आ ही रहा होगा। खैर फ्रेंड्स, एंड गेम के लिए कार्लसन का माइंड बहुत अलग तरीके से चलता है। उन्होंने यहाँ किया रुक G5, तो A टेक्स B3, कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है इस जो B फाइल में पॉन्स आ चुके हैं उनको रोकने के लिए। और अभी भी था रुक टेक्स B5 का ऑप्शन, और आगे ये पॉन भी बढ़ता तो रुक कम से कम कुछ तो प्रेशर ब्लैक के ऊपर होता। पर यहाँ कार्लसन ने किया H5, नाइट पर अटैक बनाया। वट अबाउट दिस किंग F6? अगर किंग F6 स्क्वायर पर जाए तो रुक टेक्स B5 हो सकता है, या फिर यहाँ इस पोजीशन से रुक टेक्स G6 चेक भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी है। नाइट टेक्स G6 होगा, बिशप C3 चेक होगा, किंग को मूव करना होगा, और फिर उसके बाद फर्दर मटेरियल एक्सचेंज हो सकता है। और यहाँ ये दो कनेक्टेड पॉन्स बहुत भारी होंगे ब्लैक के ऊपर। पर नाकामुरा ने अभी यहाँ अपने नाइट को F8 स्क्वायर पर लिया, तो बिशप C3, और ये बिशप अब C3 स्क्वायर पर आ गया है। एटलीस्ट इन दोनों पॉन्स में से कोई भी एक पॉन अब यहाँ B2 स्क्वायर तक नहीं पहुँच पाएगा। B4 यहाँ पहले नाकामुरा ने किया, चांस लिया, बिशप टेक्स B4 कोई ऑप्शन ही नहीं है, ज़रूरत ही क्या है। B2 होने के बाद अब वाइट काफ़ी प्रेशर में रहेगा, वो यहाँ अपने रुक को पहले G1 स्क्वायर पर लाएगा, और फिर कहीं जाकर ये पॉन लिया जा सकता है। कार्लसन ने यहाँ किया बिशप B2, कोई ज़रूरत ही नहीं है उस पॉन को लेने की। और फ्रेंड्स, अब ब्लैक की ऑप्शंस धीरे धीरे लिमिटेड होती जा रही हैं। उन्होंने यहाँ किया नाइट एट A8 गोज़ टू E6। सोचना ठीक है, अपने 8th रैंक में जो नाइट रखा हुआ है उसको आगे बीच सेंटर में लाया जाए। फ़िलहाल तो इस रुख पर अटैक है, तो यहाँ वाइट ने पहले किया रुक F6 चेक। मुझे ऐसा लगता है कि वाइट को यहाँ इस रुक को E5 स्क्वायर पर आने ही नहीं देना चाहिए था, पर चलिए कोई बात नहीं। किंग है G8 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स F4। और फ्रेंड्स, ये मूव क्या चल दिया, अनएक्सपेक्टेड था। मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी भी ये रुक किसी काम के स्क्वायर पर जाएगा, लेकिन रुक टेक्स F4 होने के बाद अब 3 पॉन्स हैं, और ब्लैक के पास एक ही फाइल में 2 पॉन्स हैं जो कि यूज़लेस हैं। नाइट टेक्स F4, किंग टेक्स F4, और बिशप किंग एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है। 3 पॉन्स कार्लसन के पास, और मान के चले कि सिर्फ एक ही पॉन है, एक ही लाइन में 2 पॉन से, तो मतलब एक ही पॉन है ब्लैक के पास। और ऊपर से यहाँ ब्लैक ने अब बहुत गलत मूव चले। उन्हें यहाँ पहले किंग को H फाइल के पास, इस H5 पॉन के पास लेकर जाना चाहिए था, पर यहाँ नाकामुरा ने अपने बिशप को A6 स्क्वायर पर रखा, और ये बिशप A6 स्क्वायर पर करने क्या आया है, किंग G5। वाइट को और चाहिए ही क्या, बिशप
B7 शायद थोड़ी देर भी हो चुकी है। अब इन दोनों पॉन्स में से एक पॉन भी नहीं आगे बढ़ाया जा सकता, पर नाकामुरा ने यहाँ अपने बिशप को D3 स्क्वायर पर प्लेस किया। बैड मूव। बिशप B7 मूव फिर भी ठीक था। किंग गया G6 स्क्वायर पर, देन बिशप B5 तो F4, बिशप E8 चेक तो किंग गया G5 स्क्वायर पर, बिशप C6, यहाँ इस E4 पॉन पर अटैक भी बना तो E5, बिशप D5 कोई फ़ायदा नहीं, F5, किंग H7 E6, बिशप C4 तो किंग F6 स्क्वायर पर, देन बिशप E2 यूजलेस, देन किंग E7 स्क्वायर पर, और यहाँ इस मूव के बाद हिकारू नाकामुरा ने रिज़ाइन कर दिया। क्या फ़ायदा इस गेम को कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, ये पॉन ले भी लिया तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगले आने वाले कुछ मूव्स में क्या होने वाला है। एक पॉन तो कम से कम क्वीन बनेगा ही बनेगा। और फ्रेंड्स, तीसरे राउंड की इस जीत के बाद मैग्नस कार्लसन फाइनल में 2 गेम्स जीत चुके थे और नाकामुरा सिर्फ एक, और लास्ट गेम में कार्लसन को सिर्फ ड्रॉ खेलनी थी और वही उन्होंने खेली भी, तो जिस वजह से यहाँ $70,000 का प्राइज़ मनी मैग्नस कार्लसन को जीतने का मौका मिला। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।